हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेशन रिसर्च के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी बाय ग्राफिक मेथड। गेम थ्योरी के 6 टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हमने गेम थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया है और इनके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको भी सॉल्व किया है। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर एक बार देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये वीडियो को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो ग्राफिक मेथड में सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए ग्राफिक मेथड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिक मेथड फॉर 2 into n गेम्स। n का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स अगर हमें 2 रोज गिवन हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, 4, 5 जितने मर्जी हो सकते हैं, तो उस केस में ग्राफिक मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक मेथड फॉर m into 2 गेम्स। m का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ रोज। सो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 2 गिवन होंगी, लेकिन नंबर ऑफ रोज 3, 4 जितनी मर्जी हो सकती हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। सो इस क्वेश्चन में प्लेयर ए और प्लेयर बी ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटजीज गिवन है, इट मीन्स ये हमारे पास 2 रोज हैं, लेकिन प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटजीज हैं, सो ये हमारे पास 4 रोज हैं। सो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, m into 2 गेम। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो 2 ही गिवन है, लेकिन हमारे पास जो रोज हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4। सो हमारे पास 4 रोज हैं। सो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। सो ये हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स जिनको यूज़ करते हुए हम इस ग्राफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स फॉलो करने से पहले हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट अवेलेबल है या फिर नहीं। सो क्वेश्चन में सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्लेयर ए और प्लेयर बी के जो रूल्स है वो यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। प्लेयर ए का हमारे पास क्या रूल होता है, मिनीमैक्स। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। और प्लेयर बी का रूल क्या होता है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, मैक्स मिन। इनके रूल को हम एक एग्जाम्पल के रूप में अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद रहे। मिनीमैक्स, प्लेयर ए जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इट मीन्स प्लेयर ए अपनी कॉस्ट को कम करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है, जबकि प्लेयर बी क्या चाहता है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और अपनी कॉस्ट को कम करना चाहता है। इट मीन्स प्लेयर बी अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करके। सो दोनों की स्ट्रेटेजीज ऑपोजिट हैं, लेकिन आंसर सेम वही आएगा। दोनों ही प्लेयर्स जो हैं, दोनों ही कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना चाहते हैं। सो प्लेयर ए के लिए हमें मिनिमम जो स्ट्रेटेजीज हैं वो फाइंड आउट करनी होंगी। प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं। सभी स्ट्रेटेजीज में से सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 6 and -7, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -7। नेक्स्ट हमारे पास है 1 and 3, मिनिमम वैल्यू 1। 3 and 1, 1। लास्ट 5 and -1, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है -1। अब जो मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट की है प्लेयर ए ने, उसमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी, मैक्सिमम। अब क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव में है और ये दोनों पॉजिटिव में है, सो मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों ही हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। सो हम दोनों ही सिलेक्ट कर लें या फिर दोनों में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्लेयर बी के लिए भी सेम रूल हमें अप्लाई करना है। प्लेयर बी के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी में से सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्योंकि रूल क्या है, मैक्स मिन। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 6, और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 3। मैक्सिमम वैल्यूज में से हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मिनिमम। सो 6 और 3 में से मिनिमम हमारे पास क्या है, 3। सो अगर ये दोनों ही वैल्यूज सेम आ जाती हैं तब हम कहते हैं कि यहाँ पर सैडल पॉइंट अवेलेबल है। और अगर सैडल पॉइंट अवेलेबल होता तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर सॉल्व हो जाता, हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट कर लेनी थी। यहाँ पर भी 1 आता और अगर यहाँ पर भी 1 आ जाता तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या बन जाती, 1। लेकिन अब क्योंकि सैडल पॉइंट अचीव हम नहीं कर पाए हैं तो अब हमें नेक्स्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और वो मेथड कौन सा है, डोमेन्स मेथड। सो अब हम अपने स्टेप्स चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए बाय अप्लाइंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी इफ इट एग्जिस्ट। सो फर्स्ट स्टेप में हमें कह रहे हैं कि प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज को हमें कम करना होगा बाय अप्लाइंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। सो डोमिनेंस मेथड की हेल्प से हमें प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज को कम कर देना है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब हम इसमें ओड्स मेथड अप्लाई करके वैल्यू ऑफ गेम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज को डिक्रीज कर पाए। सो हमें डोमिनेंस मेथड अप्लाई करना है और प्लेयर ए की ही स्ट्रेटजीज को कम करना है। प्लेयर ए की स्ट्रेटजी को इसलिए कम करना है क्योंकि प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटजीज हैं और प्लेयर बी के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटजीज हैं। अगर बी की स्ट्रेटजी को हम कम कर देते हैं तो ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि बी के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं अवेलेबल होंगे। सो ए की स्ट्रेटजीज को हमें कम करना होगा। जब हम डोमिनेंस मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें हर एक रो को कंपेयर करना होगा हर दूसरी रो के साथ, और हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर कोई वैल्यू कम है या फिर इक्वल है तो हम उसको कैंसिल कर लें। सो हर एक रो को हमें कंपेयर करना होगा दूसरी रो के साथ, और ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर कोई वैल्यू डिक्रीज है, मिनिमाइज है या फिर इक्वल्स टू है तो हम उसको कैंसिल कर पाए। सो फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रो में वैल्यू हमारे पास आती है 6 एंड -7। इस फर्स्ट रो की वैल्यू को हमें सबके साथ कंपेयर करना होगा और ये फाइंड आउट करना होगा कि वैल्यू या तो कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए किसी भी रो को एलिमिनेट करने के लिए। डोमिनेंस मेथड के ऊपर फुल फ्लेज एक डिफरेंट अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, कोई कंफ्यूजन है डोमिनेंस प्रॉपर्टीज को लेकर, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो 6 को अगर हम 1 से कंपेयर करें तो 1 छोटा है। 6 के कंपैरिजन में 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर -7 को 3 से कंपेयर करें तो 3 को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 ग्रेटर है, 3 बड़ा है एज कंपेयर टू -7। सो कंडीशन सेटिस्फाइड दोनों ही होनी चाहिए। दोनों के वैल्यूज को हम दोनों की वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी हम उस रो को कैंसिल कर पाएंगे। ऐसे ही अब हम 6 को 3 से कंपेयर करते हैं तो 3 छोटा है, लेकिन अगर हम 1 को कंपेयर करते हैं -7 के साथ तो 1 बड़ा है, इसलिए हम माइनस यानी एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 6 को अगर हम कंपेयर करते हैं 5 के साथ तो 5 छोटा है। 6 के कंपैरिजन में हम 5 को तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन -7 को जब हम -1 से कंपेयर करेंगे तो -1 बड़ा है, तो इट मीन्स रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 एंड 3 सेकेंड रो। अभी सेकेंड रो को हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही रो से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं 6 के साथ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 बड़ा है, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा। 1 को अगर हम कंपेयर करें 3 के साथ तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बड़ा है। 1 को अगर हम कंपेयर करें 5 के साथ तो भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3। अब हम 3 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रो के साथ। 3 को अगर कंपेयर करें 6 के साथ तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 6 बड़ा है। 3 को अगर हम कंपेयर करें 1 के साथ तो 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, लेकिन वहीं पर अगर हम 1 को कंपेयर करें 3 के साथ तब हम इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 बड़ा है एज कंपेयर टू दी 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हम 3 को कंपेयर करते हैं 5 के साथ
तो भी हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 5 बड़ा है। लास्ट हमारे पास आती है फोर्थ रो। इस फोर्थ रो को भी हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ। 5 को अगर हम कंपेयर करें 6 के साथ तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। 5 को अगर हम कंपेयर करें 1 के साथ, क्योंकि 1 छोटा है इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब हम -1 को 3 से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 बड़ा है, इसलिए हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 को अगर हम कंपेयर करें 3 के साथ तो 3 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 5 के कंपैरिजन में 3 छोटा है। लेकिन जब हम -1 को कंपेयर करते हैं 1 के साथ तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 बड़ा है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फर्स्ट रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा, डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखी, लेकिन ये पे ऑफ मैट्रिक्स डिक्रीज नहीं हुआ। इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो माइनस में या एलिमिनेट नहीं हो पाया। सो हमें सेकेंड स्टेप इसमें अप्लाई करना होगा। सो सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी टू द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्लेयर बी। प्लेयर बी के पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको हमें प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। अब क्योंकि प्लेयर बी के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, प्लेयर बी के पास सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, सो इन दोनों को हम उनकी प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लेयर बी के फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को हम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्यों, और प्लेयर बी के सेकेंड ऑल्टरनेटिव को हम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं 1 - क्यू। सो ये उसकी 2 प्रोबेबिलिटीज हैं। इट मींस प्लेयर बी जो है या तो वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा या फिर सेकंड करेगा, दोनों ही स्ट्रेटेजीज वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है 60% चांस हो कि प्लेयर ए जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ले, और 40% चांसेस है कि प्लेयर बी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ले, लेकिन एग्जैक्ट अभी हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। सो इसीलिए हमने इसको नेम दे दिया कि प्लेयर बी जो है अगर वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है क्यू, और अगर वो सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - क्यू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है नाउ डिराइव द एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर बी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लेयर ए। अब प्लेयर ए के पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इसीलिए प्लेयर ए के ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्लेयर बी के एक्सपेक्टेड गेन फंक्शंस को डिराइव करने हैं, और ये भी फाइंड आउट करना है कि प्लेयर ए की एक्सपेक्टेड गेन वैल्यू क्या होगी जब उसकी वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं और जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 एज्यूम करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है फॉर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ए। सो ये हमारे पास टेबल, इस टेबल में हम ए के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के सामने ये फाइंड आउट करेंगे कि प्लेयर बी की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शंस के हैं और उसकी एक्सपेक्टेड गेन वैल्यू के। सो हमारे क्वेश्चन में प्लेयर ए के पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, टोटल 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डिफरेंट 4 ऑल्टरनेटिव्स मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शंस डिराइव करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से, और साथ में ये भी फाइंड आउट करेंगे कि प्लेयर बी के एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज क्या हैं। सो प्लेयर ए का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, देन सेकंड, थर्ड और लास्ट में फोर्थ। बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्लेयर ए का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है वैल्यू 6 एंड -7, और प्लेयर बी के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, प्लेयर ए के फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की फर्स्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटीज के साथ। ऐसे ही प्लेयर ए के फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की सेकेंड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लेयर बी के सेकेंड ऑल्टरनेटिव की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इसकी हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं एक्सपेक्टेड फंक्शन, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन। तो 6 × क्यू प्लस -7 × 1 - क्यू। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6Q -7 1 × -Q। इसको फर्दर हम सॉल्व कर देंगे। 6Q -7 × 1 -7 -7 × -Q।
सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस क्यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6Q प्लस 7Q, ये हमारे पास आ जाएगा 13Q माइनस 7। ऐसे ही सेकेंड स्ट्रेटेजी हमारे पास है प्लेयर ए के लिए 1 and 3। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस क्यू के साथ। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1Q प्लस 3 1 माइनस क्यू। सो इसको सॉल्व करेंगे 1Q प्लस 3 माइनस 3Q। सो माइनस 3Q और प्लस 1Q, ये हमारा हो जाएगा माइनस 2Q प्लस 3। ऐसे ही थर्ड स्ट्रेटेजी हमारे पास है प्लेयर ए के लिए 3 and 1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस क्यू के साथ। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3Q प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3Q प्लस 1 माइनस क्यू। सो 3Q में से 1Q हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2Q प्लस 1। ऐसे ही प्लेयर ए की लास्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है 5 and माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई Q प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5Q माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर 5Q माइनस 1 प्लस Q। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 5Q प्लस Q, ये हमारे पास आ जाएगा 6Q माइनस 1। सो ये हमारे पास ड्रॉ हो चुका है प्रॉपर बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन। इसमें जो मेन आंसर हमारे पास है वो ये है 13Q माइनस 7, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड ऑल्टरनेटिव सेकेंड फंक्शन, थर्ड ऑल्टरनेटिव थर्ड फंक्शन और लास्ट में फोर्थ ऑल्टरनेटिव फोर्थ फंक्शन। अब हमें बीज एक्सपेक्टेड गेन फाइंड आउट करना होगा। गेन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 0 और सेकेंड कॉलम में 1 डिसाइड करनी होगी। इट मीन्स अगर क्यू हम 0 एज्यूम करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को 0 एज्यूम करते हैं, तो उस केस में बी का एक्सपेक्टेड गेन क्या आता है, और अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी को 1 एज्यूम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। क्योंकि सिंपल है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 तक होती है। या तो किसी चीज़ का चांस 60% होगा, 40% होगा, 20% होगा। किसी भी ऑल्टरनेटिव का चांस 1000% नहीं हो सकता। सो इसलिए 0 और 1 हमने एज्यूम किया है। या तो प्लेयर ए, इट मीन्स प्लेयर बी जो है या तो अपनी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को इग्नोर करके सेकेंड ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेगा, तो उसका चांस क्या है 100%, या फिर वो अपने सेकेंड ऑल्टरनेटिव को छोड़ देगा और फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। सो इसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम क्यू को 0 एज्यूम करते हैं तो उस केस में हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी। सो अगर हम क्यू को 0 एज्यूम करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। सो आंसर क्या आएगा -7। ऐसे सेकंड, अगर हम क्यू को 0 एज्यूम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 हो जाएगा 3। सो सेकंड का आंसर आएगा 3। ऐसे ही नेक्स्ट का आएगा 1 और लास्ट का आएगा -1। अगर प्लेयर बी अपनी क्यू की वैल्यू को 1 एज्यूम करते हैं तो उस केस में क्या वैल्यू आएगी, 13 मल्टीप्लाई 1, जो क्या आएगा 13, 13 माइनस 7 6। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 1, -2, -2 प्लस 3 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 3, लास्ट में 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 माइनस 1 5। सो ये हमारे पास प्रॉपर ए के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में प्लेयर बी की एक्सपेक्टेड फंक्शंस के हैं और प्लेयर बी के एक्सपेक्टेड गेन्स की वैल्यूज़ के हैं। अब इनको वेरीफाई करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ सेम आती हैं तो इट मीन्स हमारा प्रोसीजर यहाँ तक सही चल रहा है।
सो फर्स्ट हमारे पास वैल्यूज आ रही है -7, 3, 1 एंड -1। सो इन्हीं वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे। -7, 3, 1 एंड -1। ऐसे ही सेकेंड वैल्यूज हमें गिवन है 6, 1, 3, 5 और ये वैल्यूज हमें हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है 6, 1, 3, 5। सो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए है। अगर कोई भी वैल्यू डिफर आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। अगर ये सारी वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो इट मीन्स यहां तक आपका क्वेश्चन एक्यूरेट है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है प्लॉट द गेन फंक्शन ऑन अ ग्राफ बाय अज्यूमिंग अ सुटेबल स्केल। कीप क्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड द गेन ऑन वाई एक्सिस। सो अब हमें ग्राफ की हेल्प से अपनी गेम थ्योरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे जिसमें जो अभी हमने बी की एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज फाइंड आउट की है उसको हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमें क्यू वैल्यूज जो है वो राइट डाउन करनी है और वाई एक्सिस पे जो गेन वैल्यूज है वो हमें राइट डाउन करनी है। सो ये हमारे पास ग्राफ, इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर क्यू की वैल्यूज राइट डाउन की है। क्यू की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते ये लास्ट में 1 तक जाती है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में फाइंड आउट की जाती हैं। सो एक्स एक्सिस पर हम अपनी क्यू की वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और वाई एक्सिस पर हमने जो अभी बी की एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज फाइंड आउट की है वो राइट डाउन करेंगे। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज हमने दो फाइंड आउट की थी, जब क्यू की वैल्यू 0 है तब क्या एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज आएंगी और जब क्यू की वैल्यू 1 है तब क्या एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज आएंगी। अब क्योंकि हमने दो गेन वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इसलिए हमने वाई एक्सिस पर दो लाइंस ड्रॉ की हैं। जो ऊपर वाली वैल्यूज हमारी हैं वो पॉजिटिव हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो नेगेटिव की होती हैं। सो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्स एक्सिस पर हमें क्यू की वैल्यूज अलॉट करनी है और वाई एक्सिस पर हमें एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज अलॉट करनी है और ये गेन वैल्यूज हमने दो इसलिए अलॉट की हैं क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है जब हमारी क्यू की वैल्यू 0 थी और सेकंड जब हमारी क्यू की वैल्यू 1 थी। सो जो हमने स्केल यूज किया है वो 1 डिफरेंस का यूज किया है। इट मीन्स 0 से 1, 2, 3, 4। सूटेबल स्केल का मतलब यही होता है कि आप 2 का गैप 3, 4 अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गैप्स जो हैं वो 1 से लेके 8 तक के बीच में लाई करते थे इसलिए हमने स्केल यूज किया है 1 डिफरेंस का। सो अब हमने जो गेन वैल्यूज फाइंड आउट की थी उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अलॉट करना है। सो यहां पर हमने फाइंड आउट की थी एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज, इन्हीं को यूज करते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। Q0 -7 है और Q1 6 है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में। सो हम अपनी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की लाइन ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ में। सो ये हमारे पास है ग्राफ। सो ये हमारे पास Q0 है और Q0 की वैल्यू कितनी गिवन है -7। नेक्स्ट Q1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6। सो ये हमारे पास है Q1 और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है सो इसलिए हमें यहां पर इसको ज्वाइन करना होगा। सो स्केल की हेल्प से हम इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सो ऐसे ही अब हमें अपनी सेकंड जो लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेना है। Q0 की वैल्यू है 3 और Q1 की वैल्यू है 1। सो ये है हमारे पास Q0 और वैल्यू हमें गिवन है 3। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 1। सो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट। इनको भी ज्वाइन कर देते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑल्टरनेटिव। Q0 की वैल्यू है गिवन 1 और Q1 की वैल्यू गिवन है 3।
सो ये हमारे पास है Q0 और वैल्यू हमें गिवन है 1। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऐसे ही Q1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3। सो इनको भी ज्वाइन कर देते हैं हम। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है फोर्थ ऑल्टरनेटिव, और फोर्थ ऑल्टरनेटिव में Q0 की वैल्यू है -1 और Q1 की वैल्यू है 5। सो फर्स्ट हमारे पास आता है Q0 और इसकी वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट हमारे पास आता है Q1 और इसकी वैल्यू है 5। सो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। सो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स थे उन सभी लाइंस को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट को रीड आउट कर लेते हैं, यानी फिफ्थ स्टेप को। सो फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है फाइंड द लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इन द अपर बाउंड्री ऑफ आ ग्राफ। सो जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसमें जो हमारे पास अपर बाउंड्रीज हैं, ये हमारे पास अपर बाउंड्रीज हैं। इन अपर बाउंड्रीज में से ऐसा हमें लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां पर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इतना करने से पहले हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को नेम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। सेकंड हमारे पास कौन सा ऑल्टरनेटिव था, देन ये हमारे पास था थर्ड ऑल्टरनेटिव, और लास्ट में ये हमारे पास था फोर्थ ऑल्टरनेटिव। अब फिफ्थ स्टेप में हमें कह रहे हैं कि अपर बाउंड्रीज में से हमें एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जो कि लोएस्ट हो और जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो हमारे पास टोटल कितनी बाउंड्रीज हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। हमें अपर बाउंड्रीज में से लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है और वो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, बी। सो ए, बी, सी और डी, इन तीनों पॉइंट्स में से अगर आप लोएस्ट पॉइंट आप फाइंड आउट करना चाहो, मिनिमम पॉइंट, तो वो बी है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग मिनीमैक्स पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट यानी कि लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद सिक्स स्टेप में हमें क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग आर 2 देन सॉल्व द 2x2 गेम यूजिंग ओड मेथड। सो इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, इस स्टेप में हमें कह रहे हैं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में सिर्फ 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब आप उस क्वेश्चन को 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन ओड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, उसमें 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, सेकेंड ऑल्टरनेटिव की लाइन है, थर्ड ऑल्टरनेटिव की लाइन है और एक फोर्थ ऑल्टरनेटिव की भी लाइन अवेलेबल है। सो क्योंकि हमारे पास 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए सिक्स्थ पॉइंट हमारे केस में अप्लाई नहीं होगा। सेवन्थ स्टेप में हमें कह रहे हैं, इफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर मोर देन सिलेक्ट एनी 2 ऑपोजिट स्लोप्स एंड फ्रॉम द 2x2 मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अगर आपके केस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स 2 से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपने ऐसी 2 लाइन्स सिलेक्ट करनी है जो कि ऑपोजिट स्लोप कर रही हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर हमारी 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें 2 ऐसी लाइन्स सिलेक्ट करनी है जो कि ऑपोजिट हो। कोई भी 2 लाइन्स हो सकती हैं, ये मैटर नहीं करता। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है यानी सेकंड ऑल्टरनेटिव, और ये हमारे पास सेकंड लाइन है जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट स्लोप कर रही हैं, फोर्थ ऑल्टरनेटिव। सिलेक्ट करना चाहें तो हम सेकंड एंड थर्ड को भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट स्लोप जो है वो एग्जैक्टली इनका ही हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सो सेकंड ऑल्टरनेटिव और फोर्थ ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को अलग से मेंशन करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग ओड्स मेथड। सो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज़
जिसमें से हमें कौन सी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं, सेकंड एंड फोर्थ। सो सेकंड ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 3, 1 और फोर्थ ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं -1 एंड 5। सो इसको अब हम सेपरेटली मेंशन कर देते हैं। प्लेयर बी के पास दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन प्लेयर ए के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से हमने कौन से ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए हैं, सेकंड एंड फोर्थ। सो सेकंड ऑल्टरनेटिव की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड 1 और फोर्थ ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज हमारे पास हैं -1 एंड 5। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें ओड्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ओड मेथड आपको आता होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का लिंक गिवन है, जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओड्स मेथड की हेल्प से, आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो ओड्स मेथड कैसे यूज़ करना होता है, हमें प्लेयर ए और प्लेयर बी की सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी होगी और प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड आउट करना होगा। सो कैसे कैलकुलेट करनी होती है, सो प्लेयर ए के सेकेंड ऑल्टरनेटिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्थ ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज़ को यूज़ करना होगा। सो सेकेंड ऑल्टरनेटिव की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे -1 -5। सो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6, माइनस के साइन को हम इग्नोर करेंगे। ऐसे ही प्लेयर ए के फोर्थ ऑल्टरनेटिव के लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज को यूज करेंगे 3 -1। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी अभी नहीं आई है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 को हमें डिवाइड करना होगा 6 + 2 की वैल्यू के साथ। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6/8। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 2 हम ऊपर मेंशन करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 6 + 2 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। सो क्या प्रोबेबिलिटी है प्लेयर ए जो है वो अपनी सेकेंड ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करे 3/4 यानी कि 0.75, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए अपनी फोर्थ ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करे 1/4 यानी 0.25। ऐसे ही प्लेयर बी के ऑल्टरनेटिव्स को भी हम फाइंड आउट करेंगे। प्लेयर ए के फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी सेकेंड ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज़ को यूज़ करना होगा 1 - 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ऐसे ही सेकेंड ऑल्टरनेटिव के लिए हम फर्स्ट की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे 3 - -1। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। इनकी भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा 4 / 4 + 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4/8 और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ऐसे इसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी 4 / 8 1/2। सो क्या प्रोबेबिलिटी है प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करे 0.5 या फिर सेकेंड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम है 0.5। अब हमें वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करनी होगी। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्लेयर ए के फर्स्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी प्लेयर ए का जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 × 6 प्लस -1 × 2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 + 2 की वैल्यू के साथ। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 6 18 प्लस -1 × 2 -2।
सो इसको सॉल्व करेंगे 18 माइनस 2 अपॉन 8, 16/8 और ये कैंसिल हो जाएगा 2। सो वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास क्या आएगी 2। सो एट लास्ट जिस पर्पस के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया, प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटेजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और फोर्थ स्ट्रेटेजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ऐसे ही प्लेयर बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/2 और सेकंड स्ट्रेटेजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास क्या है 2। सो हमें आंसर प्रोवाइड करते हुए सेपरेटली ये मेंशन करना होगा यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए 0 है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रेटेजी को हमने सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे थर्ड स्ट्रेटेजी को भी सिलेक्ट नहीं किया, सो थर्ड भी 0 है। प्लेयर ए के लिए सेकंड और फोर्थ स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी और प्लेयर बी के लिए फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी और लास्ट में वैल्यू ऑफ गेम इज 2।